चलो दोस्तों मिल लेते फिर से 25 सुपर सिल्वर क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते। इंडिया होस्टेड 3 times द मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप playing at 3 different places till 2021. Which of the following not a host? A. The New Delhi, B. Lucknow, C. Hyderabad and D. भुवनेश्वर। चलो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी, हैदराबाद में अभी तक नहीं हुआ, यानी न्यू दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ और भुवनेश्वर में अभी तक हो गया। यानी तीन डिफरेंट प्लेसेस जो है ये हमें दिखते हैं, न्यू दिल्ली, लखनऊ और भुवनेश्वर। रिसेंट जो है अभी 2021 का ये भुवनेश्वर में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, वर्ल्ड जूनियर हॉकी भुवनेश्वर में हो रही है 24 नवंबर टू 5 दिसंबर। और खास बात है, पाकिस्तान की टीम 2014 के बाद पहली बार इंडिया में कदम रख रही है। तो दोस्तों ये इंडिया की जो पहल है, डिप्लोमेटिक पहल, संबंध अच्छे करने के लिए, तो ये जो है स्पोर्ट डिप्लोमेसी, ये बहुत अच्छी डिप्लोमेसी होती है। दो जो कंट्रीज है उनके जो कॉमन मैन्स है, सिटीजन्स, उनके दिल जुड़ जाते हैं ये स्पोर्टिंग स्पिरिट से। पिछले वक्त पाकिस्तान जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी हो गई थी भुवनेश्वर में, सेम प्लेस में इन 2014 तब आए थे। तब से इंडिया में जो है ये टीम को आने नहीं दिया, वीजा मिला नहीं है। 2016 में भी नहीं, 2019 में भी नहीं। 2016 में ड्यू टू द पठानकोट इशू और उरी का इशू हो गया था, और 2019 में पुलवामा टेरर अटैक जो हुआ था उसके वजह से दिल्ली में जो वर्ल्ड कप हो गया था उसमें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया, है ना। ये जो है जूनियर चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये कब स्टार्ट हो गई थी? 1979 में। हर 4 साल में एक बार ये गेम्स होते हैं, है ना। वुमेन्स का भी चैंपियनशिप शुरू हो गई थी 1989 से। जो कंडीशन क्या है, तो कॉम्पिटिटर का एज, क्योंकि जूनियर है ना वर्ल्ड कप, तो कॉम्पिटिटर का एज जो है ये 21 होना चाहिए ऑन द 31 दिसंबर इन द ईयर बिफोर द टूर्नामेंट इज हेल्ड। टोटल टीम जो है 16 टीम है, और ये जो टूर्नामेंट है ये जूनियर वर्ल्ड कप है, इसमें पाकिस्तान और इंडिया का कंसिस्टेंट दबदबा बना रहता है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statements with regard to the Director General of Police DGP 56th conference. First, heads of paramilitary forces also participated. Second, first time IPS officers submitted articles on the contemporary security issues. Third, inaugurated by the Union Home Minister. And fourth, organized by Intelligence Bureau. Which of the above statement is or are correct? कौन से करेक्ट है देख लेते हैं। डी मीन्स ऑल 4 आर करेक्ट, चारों के चारों करेक्ट है ना। देख लेते हैं क्या है। देखिए ये कॉन्फ्रेंस हो गया, अभी लखनऊ में हो गया है। लखनऊ में ये नवंबर 20 to 21 दो दिन का था, है ना। यहाँ पे 62 जो है डीजीपीज और आईजीपीज ज्वाइन कर लिए थे इन्होंने। ये जो कॉन्फ्रेंस, ये हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस था, यानी फिजिकल और वर्चुअल, यानी कुछ ऑफिसर्स वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू अटैच थे और कुछ एक्चुअल थे। 2014 में पहला ऐसी हो गई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है इन्होंने कहा था कि भाई सिर्फ दिल्ली में ये ना हो। ट्रेडिशनली सिर्फ दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस होता था, तो देश के अलग जगह, हर जगह होते रहे, ताकि इसका जो है ऑल इंडिया नेचर बना रहे। और इसी वजह से 2014 से हम अलग अलग जगह देखते हैं। देखो 2014 में क्या हो गया था, गुवाहाटी आसाम। 15 में डोडो रन ऑफ कच्छ। 2016 में NPA नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। 2017 में BSF एकेडमी टेकनपुर। 2018 में केवाडिया गुजरात। 19 में IISER पुणे। और अभी 2020 में बिकॉज ऑफ दिस कोविड कंडीशन वर्चुअल हो गया, और अभी जो है कहाँ हो रहा है, तो अभी हम देखते हैं लखनऊ में हुआ है। बहुत अच्छी पहल है ये।
अभी देखो यूनियन होम मिनिस्टर इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है और उस वक्त ट्रॉफी भी दी 3 बेस्ट पुलिस स्टेशंस को। प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली आए और लास्ट जो है वैलेडिटरी एड्रेस वहां पे उन्होंने हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन इस पर काफी एम्फासाइज दिया। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट 2014 में लॉन्च किया गया था उसके ऊपर भी रिव्यू करने के लिए कहा, उन्होंने ये स्पीच में अपने स्पीच में कहा है। ऑल्सो ही अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज टू द IB ऑफ पर्सोनेल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो पर्सोनेल उनको नवाजा गया। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, consider the following facts with regard to the 17th Manama Dialogue. First, organized by International Institute of Strategic Studies, London and Foreign Ministry of Bahrain. Second, focus on defense and political issues of the Middle East. Which of the above fact is or are correct? है ना, कौन से देख लेते हैं। देखो आंसर क्या है, सी, बोथ आर करेक्ट। यानी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS, ये लंदन स्थित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बहरीन ये ऑर्गेनाइज करते हैं और इनका मेन जो है फोकल एरिया जो है मिडल ईस्ट के जो इश्यूज है, रीजनल इश्यूज, उस पर फोकस करते हैं। देखो दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस जो है मनामा डायलॉग जो है, ये मनामा जो है बहरीन किंगडम का जो प्लेस है वहां पे होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, इंटरनेशनल फिगर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, है ना, ऑल अराउंड द वर्ल्ड से आते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, यहां से आते हैं। और खास बात है, दे आर एक्सचेंजिंग द व्यूज पर्टिकुलरली ऑन द मिडल ईस्ट मोस्ट प्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, है ना। They are seeing the global heads of the state and high-ranking minister discuss on the defense and political issues. अब ये जो 17th रीजनल सिक्योरिटी समिट हो गई थी उसका टाइटल था चेंजिंग मल्टीलैटरलिज्म एंड रीजनल सिक्योरिटी। ये थोड़ा ध्यान में रखो दोस्तों, क्योंकि कभी कभी जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस वक्त के जो समिट है वो समिट का टाइटल क्या था वगैरह, थीम क्या थी, है ना। तो ये ध्यान में रखो, है ना। और ये जो है लंदन बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है ये दोनों ऑर्गेनाइज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द की बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट इज, है ना। कौन सा की बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वेदर इट मे बी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड और एग्जिम आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन कोड और ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, इट इज एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड IES, है ना। ये ध्यान में रखो, IES ये जो है ये की बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अभी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है ना, इनसे कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इट विल डीएक्टिवेट ऑल इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड IES दैट हैव नॉट बीन अपडेटेड आफ्टर द 1st January 2014 विथ इफेक्ट फ्रॉम द December 6, 2021। क्या उद्देश्य है इसका, इसके पीछे की डीएक्टिवेशन क्यों करना है ना। टू नो द एक्चुअल नंबर ऑफ रियल ट्रेड, यानी रियल ट्रेडिंग कौन कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि शेल कंपनी खोल के रख दिया है शेल ट्रेडिंग का वगैरह, है ना, ऐसा नहीं है। वो ध्यान में लाना है कि भाई रियल ट्रेडर्स कौन है। दूसरा है रिड्यूस द बेस लोड ऑफ डायरेक्टोरेट थ्रू द डीएक्टिवेशन, इसमें उनका बेस लोड भी कम हो जाएगा, क्योंकि फालतू के जो ट्रेडर्स है सिर्फ दुकान खोल के बैठे हैं लेकिन ट्रेड करते नहीं, यानी सिर्फ खाता खोल के बैठे हैं, यानी रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन एक्चुअल ट्रेड नहीं होता, वो हट जाएगा, है ना। अब देखो कंडीशन क्या है कि कोई भी बंदा रहे, कोई पर्सन रहे, इंस्टीट्यूट रहे, कुछ भी रहे, है ना, जब तक IEC नंबर नहीं आता
DGFT से, तब तक वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये जो है इसके लिए एक प्रकार का ये लाइसेंस ही है ना। अभी DGFT इन्होंने कहा है सभी IEC होल्डर को कि आप अपना जो IEC है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप अप्रैल जून पीरियड का अपडेट कर दो, है ना। अब जो ये है IEC कौन रह सकते, कौन से फॉर्म्स है, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल रह सकता, पार्टनरशिप भी रह सकती, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रह सकती, लिमिटेड कंपनी रह सकती, ट्रस्ट रह सकती, सोसाइटी रह सकती, कोई भी रह सकता। अभी जो है जो GST का इंट्रोडक्शन हुआ उस हिसाब से IEC नंबर जो है ये बिल्कुल पैन जो है फॉर्म का उसके हिसाब से ही रहता है। Fifth question, identify the location of Gadar port in the given map of Pakistan। पाकिस्तान का ये मैप दिया है दोस्तों, है ना, गौर से देखो। और वहां पे आपको देखो ABCD ये प्लेसेस दिए है। दिस द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है ना, और ये पाकिस्तान का मैप है। आंसर है A, ग्वादर पोर्ट। यह जो है ये सब ग्वादर पोर्ट। ओके, अभी देखो बाकी के पोर्ट्स कौन से। ये ग्वादर हो गया, दूसरा है ओरमारा यहाँ पे, उसके बाद कराची, ये ध्यान में रखो कहाँ पे, और चौथा है मोहम्मद बिन कासिम, है ना। कभी प्लेसेस पूछ सकते हैं तो ध्यान में रख लेना। दोस्तों न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। एक मैसिव प्रोटेस्ट हो गया है ग्वादर सिटी में, है ना। ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पे देखो ये पोर्ट सिटी, एंड सी दिस पोर्ट सिटी इज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। ये चाइना पाकिस्तान का कॉरिडोर है। ये देखो यहाँ से यहाँ चला गया है, ये देखो सी, यहाँ से यहाँ काशगार, वहां से जो है शंघाई, ये ऐसा रोड और ये पोर्ट, ये कनेक्टिविटी है इस ढंग से रहेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से घूम के जाना पड़ता था ऐसा, है ना, तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। इसके वजह से पाकिस्तान से यदि जाएगा तो ऑब्वियसली चाइना को काफी कुछ एक ट्रेड बेनिफिट होने वाला है। इसके लिए चाइना ने जो है ये ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया है एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर $multi-billion बेल्ट रोड इनिशिएटिव। अब ये इसके वजह से जो है देखा जाए कि अननेसेसरी चेक पॉइंट दिख रहे हैं, उसके वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, लाइवलीहुड का इशू है बिकॉज ऑफ द फिशिंग प्रॉब्लम्स, और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट हो गया अगेंस्ट दिस चाइनाज प्रोजेक्ट। द सिक्स्थ क्वेश्चन, INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम इज फर्स्ट इंडिजिनस, क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, अटैक सबमराइन है, शिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है, या पेट्रोल कॉम्बैटेंट शिप है। आंसर इज सी, शिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। इसमें ये इसलिए आए कि बिकॉज इट्स अ फर्स्ट स्टिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है ऑफ दिस प्रोजेक्ट 15B जो है, इट्स कमीशन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन द 21st November. It named after the historic city of Andhra Pradesh, Visakhapatnam, which means the city of destiny. देखो ये इंडिजिनियसली डिजाइंड है, डिजाइंड बाय द नेवीज डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन एंड इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्टेड भी है। माजगांव शिप बिल्डर्स, ये शो करता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी अच्छी है, हम दुनिया में अपना डिफेंस फोर्स खुद बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी लेंथ 163 मीटर है, ब्रेड्थ 17 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी जबरदस्त है, 7400 टन है। इट प्रोपेल्ड बाय द 4 टर्बाइन्स इन अ कंबाइंड गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसकी स्पीड भी बढ़िया है, 30 नॉट्स की स्पीड है, और इट एनहांस द स्टिल्ट फीचर रिजल्टिंग इन द रेड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन, यानी रडार जो है इसको आराम से चकमा दे सकते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारे स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स और सेंसर्स लगे, जैसे ब्रह्मोस है सरफेस टू सरफेस, एंड बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, ये दोनों मिसाइल्स यहाँ पे दागे गए हैं, यहाँ पे माउंट कर दिए गए हैं। 7th क्वेश्चन, द रिपोर्ट हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन एरियाज prepared by the Azim Premji University in collaboration with 17 regional NGOs
across India identified: 1. Multiplicity of healthcare providers work in a coordination. 2nd, low investment in healthcare by local bodies. 3. Inequality in the healthcare facilities. Answer is D. Only 2 and 3. 2 and 3 are being identified by this report, but not a first. That means multiplicity of healthcare provider work not in a coordination. Actually, there is a problem of lack of coordination between this plethora of healthcare providers, government, non-government, private, and the abroad, means foreign healthcare providers also who are working in the India. यानी अर्बन एरिया में जो है बहुत सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसमें कोई तालतम्य नहीं, कोई कॉन्टैक्ट बराबर कोऑर्डिनेशन नहीं है. देखो ये रिपोर्ट ने क्या एक्सप्लोर किया: हेल्थ वल्नरेबिलिटीज एंड इनइक्वालिटीज इन द सिटीज, look at availability, accessibility and the cost of the healthcare facilities, possibilities in the future proofing services in the next decades. ये एक्सप्लोर करने की कोशिश किया रिपोर्ट ने. क्या फाइंडिंग्स हुई? लाइफ एक्सपेक्टेंसी अमंग द poorest is lower by 9.1 years among men and 6.2 years among the female. यानी there is, from the corresponding figures of the richest, there is a clearly rich पुअर गैप. रिच पुअर गैप क्लियर यहां पे शो होती है. देयर इज इवन डिवाइड ऑफ हेल्थ डिवीजन हमें दिखता है अर्बन एरिया में, जबरदस्त हेल्थ डिवीजन है. दूसरा मल्टीप्लिसिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन है, एंड देयरफॉर देयर इज अ chaotic गवर्नेंस. हेल्थ गवर्नेंस बहुत ही बुरे तरीके का है अर्बन एरिया में. हेवी फाइनेंशियल बर्डन है पुअर पर, है ना. बहुत बार तो ऐसा भी कहते हैं कि just because of the health issue there is a poverty driven by the health cost. ये भी एक प्रॉब्लम है. less investment in the health care by the local bodies. खैर इंडिया में ये बड़ा प्रॉब्लम है. लोकल बॉडीज क्या है, नेशनल लेवल पर भी यही हाल है. हमारा फोकस और लोकस सब भटका हुआ है. हमारे देश में, हमारे इंडिया में जो कोर एरियाज है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज एजुकेशन, है ना, और हेल्थ, इस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है. हमारी पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म है, नॉट अ पॉलिटिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम है. The 8th question: which country in November 2021 abandoned its plan to become world first completely organic farming nation? दुनिया का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बनने वाला था, लेकिन नवंबर 2021 में अपना प्लान विड्रॉल कर दिया. कौन है वो? श्रीलंका है, थाईलैंड है, स्वीडन है या भूटान है? सो आंसर इज ए श्रीलंका. श्रीलंका ने प्लान बनाया था दोस्तों और विड्रॉल कर दिया गया. क्यों किया? तो श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है. प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा जो है वो चाहते थे कि श्रीलंका 100% ऑर्गेनिक हो, यानी कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई केमिकल यूज नहीं किया जाए एग्रीकल्चर में. बहुत अच्छा डिसीजन था, है ना. और इसी वजह से मई 2021 में जस्ट बैन द इंपोर्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स. उसके वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे फार्मलैंड थे, दे वे आर नॉट इन अ कैपेसिटी टू शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग, एज द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मच मोर कॉस्टली एट द इनिशियल स्टेज, है ना. पहले स्टेज में कॉस्टली हो जाता है क्योंकि ट्रांसफॉर्म होते रहता है, तो बड़ा मुश्किल होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो बहुत सारे जो है फार्मर्स उन्होंने छोड़ दिया. अब ऐसे इसमें कोविड आ गया, है ना, और कोविड ने जो है श्रीलंका की पूरी कमर तोड़ दी, क्योंकि वहां पे इन जनरल टूरिज्म जो है, टूरिज्म पर बहुत सारी इकोनॉमी है, टूरिज्म फेल हो गया और उसके वजह से उनका जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स बहुत कम हो गया. बहुत सारी चीजें वो इंपोर्ट करते थे तो उसके वजह से इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ गई. फिर इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पंप प्राइमिंग की इन द सेंस कि इन्होंने प्रिंट कर दिया करेंसी और फ्लोट कर दिया. उसके वजह से धड़ से क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया और बेकार प्रॉब्लम हो गया. और इसी वजह से देयर इज अ क्राइसिस ऑफ फूड एंड क्रूड ऑयल एंड अदर इसेंशियल गुड्स.
तो इन्होंने तुरंत फिर डिसीजन ले लिया ऑन द 21 नवंबर 2021 जस्ट टू लिफ्ट द बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड अदर इसेंशियल गुड्स। तो भाई ये जो है डिसीजन बहुत बेहतरीन था, लेकिन वक्त जो है वो थोड़ा गलत हो गया। कोई इश्यू नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर श्रीलंका सोचेगी। 9th question, 2-day meet on a Ganga Brahmaputra Meghna river basins held in New Delhi on 22nd November 2021. Which country was not a member of this meet? कौन नहीं था? चाइना नहीं था, भूटान नहीं था, म्यांमार नहीं था, बांग्लादेश नहीं था। कौन नहीं था? तो म्यांमार नहीं था दोस्तों, यानी चाइना, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया था। देख लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर बेसिन का एग्जैक्ट क्या है इशू। मैप देख लेते, देखो मैप में आपको ध्यान में आया होगा कि म्यांमार से कोई लेना देना नहीं है, है ना। ये देखो, है ना, इसका लेना देना देखो। मेघना जो है ये मेघना रिवर है, इधर ये ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है ये एंटर करते हैं ब्रह्मपुत्र और बाद में इधर मेघना हो जाता है। ये गंगा जो है गंगा बेसिन है और ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है और ये मेघना बेसिन है। ये तीनों जो है इसके अपने प्रॉब्लम है, क्योंकि अपर रिपेरियन जो एरिया है, यहां से अपर रिपेरियन एरिया, यहां से जब बाढ़ आती है तो ये बाढ़ की वजह से इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम आता है। जैसे अपना बिहार है, यूपी है ना, ये एरिया वेस्ट बंगाल का एरिया है, यहाँ पे काफी आसाम का कुछ एरिया प्रॉब्लम्स आता है और इसी वजह से थोड़े से इश्यूज थे। साथ में जो गंगा के जो अपर साइड की जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे गंडक है, घाघरा है, गोमती, ये पेरिनियल है, कोसी है, इनके भी थोड़े से प्रॉब्लम है क्योंकि अपर रिपेरियन से फ्लड हो जाता है। और इसी वजह से ये जो देश है चाइना के साथ साथ बाकी कंट्री, चाइना, भूटान वगैरह जो है, या और इंडिया और बांग्लादेश, इनका एक मिड समिट हो गया था। तो दोस्तों एग्जैक्टली कैसा है कि ये रिवर बेसिन सिस्टम में कौन कौन आता है? चाइना, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश ये आता है, बराबर है। फ्लडिंग आती है कहाँ पे? यूपी, बिहार, आसाम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल। और इसके वजह से इंडिया का हर साल अराउंड 6000 करोड़ का नुकसान होता है, काफी नुकसान होता है। पर्टिकुलरली लेफ्ट बैंक रिवर से यदि देखा जाए तो पेरिनियल है, गंडक, कोसी, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, तो इससे भी प्रॉब्लम आता है। अब ये प्लान जो है, ये समिट जो है, ये समिट में ये प्लान किया गया कि एक हाइड्रोलॉजिकल एसओएस सिस्टम बनाई जाए, है ना। और इसके वजह से राउंड द क्लॉक ईयर, थ्रू आउट द ईयर, रिजर्वायर, रिवर और डैम वाटर का जो है वो सब डाटा का शेयरिंग हो, ताकि ये जो वाटर हैजर्ड्स है इससे बचा जाए, एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, सिग्नल मिल जाए। अक्टूबर 2020 में साउथ एशियन फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च कर दी थी इंडिया ने, और यहां पे ये इंडिया वार्निंग देता था 6 आवर बिफोर द फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड आने के 6 घंटे पहले इंडिया जो है अपना संदेश दे सकता है। ऐसी एक बढ़िया सिस्टम इन्होंने बनाई। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिवीजन जो है, ये अक्सर एक अलर्ट जो है ये एडवाइजरीज को बताता है। अब खास बात देखो, कौन एडवाइजरीज इसमें? इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश है। यहाँ पे चाइना नहीं है, यहाँ पे चाइना की जगह कौन आ गया? श्रीलंका आ गया। तो इंडिया ने पहले ही अपना एक जो है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिवीजन एस्टैब्लिश भी कर लिया था अलर्ट्स देने के लिए। 10th क्वेश्चन, भारत गौरव स्कीम डील्स विथ ए फंडिंग टू द स्टार्टअप्स, बी थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स, सी फोक आर्ट कंजर्वेशन, डी टेक्नो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द रूरल वुमन। आंसर इज बी, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन है, जिसमें एक टाइटल दिया गया है स्कीम को भारत गौरव स्कीम। देखो दोस्तों, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्होंने अनाउंस कर दिया था थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट का, और ये रामायण एक्सप्रेस अब भी रिसेंटली लॉन्च कर दिया जो IRCTC रन करती है। वैसे ही गुरु कृपा ट्रेन्स है जो सिख कल्चर रूट्स को कवर करती है, जैसे रामायण एक्सप्रेस लॉर्ड रामा के प्लेस को कनेक्ट करती है। बस यही ऐसे ही थीम पर जो है
ट्रेन्स अलग अलग कल्चरल कॉन्सेप्ट लेके उनका नेटवर्क बना के चले गए। इसमें खास बात है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ये भी चला सकते हैं, स्टेट ओन ऑपरेटर भी चला सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल रह सकता है, कंपनी रह सकती है, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई भी रह सकता है, और दे आर फ्री इनफ, है ना, अपना रूट वो डिसाइड कर सकते हैं, अपना एक पैकेज डिसाइड कर सकते हैं। अब ये ऑल इंक्लूसिव पैकेज रहेगा जहाँ पे रेल ड्राइवर, अकोमोडेशन, साइट सीइंग, विजिट टू हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट सब रहेगा, और उसमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी रहेंगी पैकेज की कॉस्ट में। तो ये बेहतरीन एक अच्छी पहल जो है रेलवे मिनिस्ट्री ने उठाई है। देन 11th क्वेश्चन, ताइवान स्टेट कनेक्टिंग A. South China Sea to East China Sea, B. South China Sea to the North China Sea, C. East China Sea to the Philippine Sea, D. South China Sea to the Philippine Sea। देख लेते हैं आंसर। आंसर इज A. South China Sea to East China Sea, है ना। इन जनरल वैसे नॉर्थ चाइना सी ऐसा कुछ है नहीं, साउथ चाइना और ईस्ट चाइना है, बाकी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लोकेशन ध्यान में रखना। इसलिए आए दोस्तों कि 23 नवंबर 2021 में अल्गिस ब्रुक क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप जो है USS मिलियस, it sailed through the Taiwan Strait, first such a passage since the leader of China USA held a video summit। वीडियो समिट अभी हो गई और अभी भी यूएसए और चाइना में थोड़ा सा तुतु में चल रहे हैं, और इसके कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूएसएस जो है मिलिटस डिस्ट्रॉयर ये बढ़िया वो स्टेट से ताइवान स्टेट से सेल्ड कर दी गई। अब यूएस वॉरशिप एक्चुअली पेरियोडिकली कंडक्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अक्सर जाती है ये स्टेट से, ब्रिटिश, कनाडा, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन वॉरशिप भी यहां से जाती है, और इसके वजह से अभी रिसेंट ईयर्स में बीजिंग के साथ थोड़ा सा स्ट्रेस में है। चाइना सोच रही है कि भाई ये डिलिबरेट अटेम्प्ट है ये कंट्रीज का जानबूझ के चाइना के अपने मामलों में हस्तक्षेप करने का और ताइवान को उकसाने का। ये देखो, यदि हम देखेंगे ताइवान स्टेट, तो ताइवान स्टेट का कुछ इंपॉर्टेंस देखो, 180 किलोमीटर वाइड है, छोटा सा स्टेट है, ये देखो 180 किलोमीटर वाइड है ये, है ना। इसको फॉर्मोसा स्टेट भी कहते थे पहले, है ना। अब ये जो है ये कोस्ट ऑफ चाइनाज फिकिंग प्रोविंस जो है और आइलैंड्स ऑफ ताइवान, फॉर्मोसा, इसके बीच में है ये स्टेट एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी। ये है साउथ चाइना सी और ये है ईस्ट चाइना सी, इसके बीच में है ये, है ना। ये वाइडर भी हो जाती है, 230 फीट बीच में हो जाती है, यहाँ पे वाइडर हो जाती है ना। ये जो है ये एरिया में ये वाइड हो जाती है, क्योंकि ये जो आइलैंड्स है कॉल्ड एज अ पेस्काडोरेस आइलैंड्स, है ना, ये पेस्काडोरेस आइलैंड्स है। और दूसरा जो है अमाय एक्जामिन जो है ये पोर्ट है, ये यहाँ पे इन जनरल इतने में ये पोर्ट है ना। तो ये पोर्ट जो है इसका फासला यदि देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइडर एरिया हो जाता है। खास बात यह है कि ये टाइफून जोन में आता है, ये बड़ा डेंजर जोन है, टाइफून जोन में आता है। मैरीटाइम बॉर्डर जो है ये मीडियन लाइन जो है ये स्टेट की इससे डिसाइड होती है, यानी ताइवान और चाइना इसके बीच में एक ये मीडियन लाइन तैयार कर दी है। ये मीडियन लाइन को डेविस लाइन कहते हैं, है ना। ये मीडियन लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों? डेविस लाइन। अभी ध्यान में रखो डेविस स्टेट भी है ना, यहाँ पे ये वर्ड है डेविस लाइन। डेविस स्टेट ये कहाँ पे? ग्रीनलैंड और कनाडा इसके बीच में, है ना, तो थोड़ा सा वो ध्यान में रख लेना। The next question, 12th question. Consider the following statement with regard to the demographic condition of India. 1. Total fertility rate of India is below the replacement fertility level. 2. Total unmet need for family planning come down due to the increased use of modern contraception. 3. Increase in a female sterilization shows the increased awareness amongst the women about family planning. Which of the above statement is or are correct? Answer is A. Answer is A. 1 and 2 only. यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का ये बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, बिलो द रिप्लेसमेंट यानी 2.1 के नीचे यानी 2 आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी पूरी की पूरी हमारी डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी अभी बन गई है। टोटल अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग कम डाउन ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ द मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन।
ये भी बहुत बढ़िया बात हो गई। और तीसरा है इंक्रीज इन अ फीमेल स्टरलाइजेशन शोज द इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द वुमन अबाउट द फैमिली प्लानिंग। ये कोई बात नहीं बनते भाई, भाई स्टरलाइजेशन के लिए दोनों है, मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन है, और फैमिली प्लानिंग में दोनों का बराबर का सहभाग होना चाहिए। यदि फीमेल स्टरलाइजेशन बन रहा है इसका मतलब मेल स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वुमेन्स के ऊपर अभी भी फैमिली प्लानिंग का बर्डन बना है, जिम्मेवारी बनी है, तो ये गलत है भाई। यहाँ पे जेंडर बायनेस हो रहा है और मेल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिम्मेवारी पूरी वुमेन्स के ऊपर ढक रही है, क्लियर हो रहा है। यानी अभी भी इंडिया में जो स्टरलाइजेशन के प्रति माइंडसेट है अभी भी बदला नहीं। इसके ऊपर पिक्चर भी बना है, आप सब ने जानते हो, है ना, बहुत अच्छे पिक्चर्स बनी है, पोस्टर बॉयज, है ना, मालूम है आपको, एक पोस्टर बॉयज करके पिक्चर बनी थी। तो पोस्टर बॉयज ये बता है कि भाई किस ढंग से जो है मेल स्टरलाइजेशन के अगेंस्ट में कैसे लोगों में धारणाएं बनी है, गलत धारणाएं, वो बहुत अच्छे से वहां पे दिया है। न्यूज में देख लेते हैं, न्यूज में जो है स्टरलाइजेशन बना है तो ऑब्वियसली ये वुमेन्स के ऊपर बर्डन है। अब देखो दोस्तों कि यूज ऑफ एनी मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है बढ़ी है क्या? यस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बढ़ी है, इसका मतलब लोगों में अवेयरनेस आ गया है। कंडोम्स का यूज जो है वो भी बढ़ गया है 9.5%। अपटेक ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन ये बढ़ गया है, ये थोड़ा डेंजर बात है ना। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, अभी ये ध्यान में रखो, ये इंट्रोड्यूस इन 2017, लेकिन इसमें कुछ वर्क नहीं हुआ अभी भी, इसमें इसके बारे में कुछ अवेयरनेस बराबर नहीं, या डर सा है शायद, ऐसा पकड़ लो, जस्ट 0.6% हो गया है ना। अनमेट नीड्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग, टोटल अनमेट नीड्स जो है वो कम हो गए, ये भी एक अच्छी बात है ना। इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी केयर इन द फैमिली प्लानिंग, current users reporting that they receive the information on the side effect from the service provider, है ना, तो ये भी जो है ये भी थोड़ा सा कम हो गया है। बैंक अकाउंट जो है वुमेन्स का, उससे वुमेन्स का एम्पावरमेंट क्लियर दिखता है, वो भी बढ़ गया, यानी वुमेन्स का अवेयरनेस बढ़ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट के यानी कम आ गया, रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे आ गया, इसका मतलब फीमेल का अवेयरनेस फैमिली प्लानिंग के बारे में सच में बढ़ गया है, लेकिन बर्डन अभी भी उनके ऊपर ही बना सा है, ये गलत है। देखो दोस्तों, अभी रिसेंटली जो है रिपोर्ट सबमिट हुआ, नेशनल हेल्थ फैमिली का जो हेल्थ है उसका रिपोर्ट सबमिट हो गया है। उसके 3 पॉइंट्स जो है टीएफआर के बारे में दिए, टीएफआर फॉलिंग टू 2, a diminished challenge to the development, importance of investing in a public health and education with skill, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ध्यान में रखो, एंड नीड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये एक जो चीज है ये बनी है। यानी हम क्या देखते हैं कि 3 पॉइंटर्स जो है वो बेहतरीन पॉइंटर्स अभी रहे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टीएफआर फॉलिंग हो गया है। कुछ स्टेट्स है जिसका टीएफआर 2 के ऊपर है, नेशनल एवरेज के ऊपर है, वो है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। और खास बात है कि कुछ जो है वो नेशनल एवरेज पर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अभी देखो दोस्तों कि यहाँ पे कुछ स्टेट्स है जैसे मध्य प्रदेश वगैरह है, राजस्थान है, ये पहले बीमारू स्टेट में आते थे, अभी ये देखो टीएफआर काफी अच्छा इनका इंप्रूव हो गया है ना। कुछ स्टेट्स है बीमारू स्टेट्स के, जैसे बिहार वगैरह है ना, झारखंड, यही थोड़ा सा पीछे रह गए, बाकी स्टेट में अच्छा इंप्रूवमेंट है। कुछ स्टेट्स है जिनका इंप्रूवमेंट बेहतरीन रहा है, जैसे 1.7 है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, है ना। तो आप देख सकते हो कि एरियाज जो है उस एरियाज में थोड़ा सा आप क्लासिफाइड करोगे तो ये देखो कुछ एरियाज है, ये एरियाज थोड़ा सा अभी भी पीछे है, लेकिन कुछ ये एडवांस्ड एरियाज है। तो ऑब्वियसली ये स्टेट थोड़े इकोनॉमिकली प्रोग्रेस भी है, एजुकेशनली भी अच्छे हैं। तो ध्यान में रखो, जहाँ पे एजुकेशन ये बढ़ जाता है, स्किल डेवलपमेंट हो जाता है ना, अवेयरनेस आ जाता है, ऑब्वियसली वहां पे फर्टिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, पल्स ऑक्सीमीटर कैलकुलेट्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ए ऑक्सीजन इन द बॉडी बाय पल्स रेट काउंट, ऑक्सीजन पल्स रेट रेशियो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन इन पल्स। देख लेते हैं।
आंसर इज सी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में कितना ऑक्सीजन है वो इससे चेक किया जाता है। क्यों न्यूज में देख लेते दोस्तों। न्यूज में इसलिए है कि रेशियल बायस है, ऐसा एक स्टडी जो है डॉक्टर फिलिप बिक्लेयर इन्होंने फाइंड आउट किया है। पता चला है डार्कर स्किन पिगमेंट स्कैटर्स द लाइट अराउंड सो द सिग्नल इज रिड्यूस्ड, है ना। रिसर्च फाउंड द डिवाइस ओवर एस्टिमेटेड आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन बाय अराउंड 3% इन डार्कली पिगमेंटेड पेशेंट compared with the 0.37% in those who are lightly pigmented, यानी गलत रीडिंग होती थी। पता चल रहा है कि ऑक्सीजन लेवल जो है 90 के नीचे और दिखा रहा है 94 95, लग रहा है यार ये बहुत तो बढ़िया है भाई, पता चल रहा है, लेकिन एक्चुअल उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और इसी वजह से कोविड के इसमें ये गलत रीडिंग की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो है अपने जान से हाथ धो बैठे। तो इसी वजह से ये रेशियल बायस है, ऐसा ये स्टडी जो है ये डॉक्टर ने कहा है ना। इसे कैलकुलेट करते हैं इन जनरल, हाउ द पल्स ऑक्सीमीटर वर्क्स। एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर और पेयर ऑफ एलईडीज होता है, दो एलईडी होते हैं, एक रेड लाइट होता है, दूसरा इंफ्रारेड होता है। अब ये लाइट जो है ये फिंगर के थ्रू, हमारे जो है फिंगर्स, ये देखो यहाँ पे फिंगर है, ये पकड़ लो, ये फिंगर है, ये फिंगर के थ्रू पास ऑन होता है। और लाइट जो है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, ये देखो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब मोर इंफ्रारेड लाइट एंड अलाउ मोर रेड लाइट जाने देता है और बहुत सारा इंफ्रारेड एब्जॉर्ब कर लेता है देन द डीऑक्सीजनेटेड, है ना। और उसका कैलकुलेशन करके हमें वो प्रोसेसर जो है वो बताता है कि एग्जैक्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है ना। ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% के अबाव रह गया तो हम क्या कहते हैं, इट्स अ नॉर्मल कंडीशन। 14th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. कुथियांगती रिवर is a major tributary of the Kali Ganga river. Kali Ganga river is a tributary of the Ganga river. Which of the above statements is or are correct? है ना, क्या है देख लेते हैं आंसर। आंसर इज ए, ओनली वन। कुथियांगती रिवर जो है ये काली गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है, तो ये मेन ट्रिब्यूटरी। और दूसरी है एक काला पानी जो है, काला पानी, ये काला पानी और कुथियांगती, दिस टू आर मेजर हेड वाटर्स, यानी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। लेकिन काली गंगा रिवर जो है ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, घग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसके है, घग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ध्यान में रखो। और घग्गर जो है ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है वो देख लेते दोस्तों। देखिए न्यूज में इसलिए है कि ये कुथियांगती रिवर जो है यहां पे एक एब्रप्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियल फ्लो ये पता चला है इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ ग्लेशियल मैक्सिमा एंड होलोसीन, इसके बीच में। ये रिसर्च जो है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून इन्होंने किया है। अब ये जो है एक अननेम्ड ग्लेशियर था कुथियांगती वैली में जो कुमाऊं हिमालय में ओरिजिनेटेड है। अब ये जो है सडनली चेंज हो गया और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है उसमें टर्न हो गया और देन इट मर्ज विथ अ नेबरिंग ग्लेशियर कॉल्ड एज अ सुमझुंग चानकी। ये जो है ग्लेशियर यहां पे वो मर्ज हो गया। तो इससे ये पता चला है कि भाई सिर्फ जो है क्लाइमेट चेंज इज नॉट आल्सो इश्यू ऑफ ग्लेशियल रिट्रेशन, है ना। रिट्रेट ग्लेशियल जो हो रहा है वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से भी ये हो रहा है। यहाँ पे देखो ये जो है कुथियांगती रिवर है और इधर से काला पानी रिवर है, ये दोनों गुंजी में मिल जाती है और यहां से फिर घग्गर का जो है काली रिवर का, काली गंगा रिवर इसका शुरू हो जाता है प्रवास, है ना। काली गंगा रिवर बाद में घग्गर रिवर को मिल जाती है। अब रिसर्च का कंक्लूजन क्या है ये देखो, क्लाइमेट चेंज में बी वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ फास्ट डिप्लेशन ऑफ ग्लेशियल एक्सटेंट एंड चेंजिंग टोपोग्राफी वर्ल्ड ओवर। In the Kumaon Himalayas, the bigger threat are tectonic
एक्टिविटीज, टेक्टोनिक एक्टिविटी ये मेन रीजन माना गया है ना। स्ट्रक्चरली ये एरिया जो है ये ट्रांस हिमाद्री डिटैचमेंट जो है इसके ऊपर आता है एंड इट नॉन टेक्टोनिकली एक्टिव। यहाँ पे अक्सर जो है भूकंप जो है वो आते रहता है। देन 15th question, why wage rate index revised recently by the Ministry of Labour? 1. To enhance coverage. 2. To cover post-pandemic falling wages. 3. To rectify high wage differences among the various economic sectors. And 4. To make index more representative. क्या है आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, 1 and 4 only. 1 and 4 only. To enhance the coverage and to make the index more representative, that was a aim to revise this wage rate index. So ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इन्होंने जो है ये रिलीज किया है न्यू सीरीज। इट्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इनके रिकमेंडेशन के आधार पर यह रिवीजन कर दिया गया। अर्लियर सीरीज वाज बेस्ड ऑन, बेस ईयर क्या था 63-65, अभी बेस ईयर क्या हो गया 2016, बदल गया है ना। न्यू सीरीज का जो है वेज रेट इंडेक्स, इसका स्कोप जो है वाइडर कर दिया गया, कवरेज बढ़ा गया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, सैंपल साइज, ऑक्यूपेशंस है ना, वेटेज ऑफ इंडस्ट्रीज, सभी इसका वाइडर रूप कर दिया गया है। एंड इट विल बी कंपाइल्ड ट्वाइस अ ईयर, पहले साल में एक बार होता था, अभी 2 बार होगा ऑन पॉइंट टू पॉइंट हाफ ईयरली बेसिस, एक 1 जनवरी और दूसरा 1 जुलाई को होगा है ना। वेइंग डायग्राम जो है न्यू WRI सीरीज की, इट्स प्रिपेयर्ड बाय द फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल वेज सर्वे, 7th राउंड यहां से ये लिया जाएगा। विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कमिंग विद द मिनिमम वेज, यानी मिनिमम वेज जो है अभी बहुत कम है, वो बढ़ाए जा सकते हैं। नेशनल फ्लोर वेज ये भी बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी बेस जो है बेस बदल गया है, साथ में इसका वाइडर रूप आ गया है। यदि हम देखेंगे कि कैसे बदल गया है तो 3 कैटेगरीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है और प्लांटेशन है, ये तीनों कवर कर दिए हैं। 63-65 की इसमें मैन्युफैक्चरिंग में 14 था, देखो 2016 में 30 हो गया। माइनिंग में 4 था, उसमें कोई चेंजेस नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली डाइवर्सिफाइड हो गया तो उसका जो यूनिट है वो भी बढ़ गया। ऑब्वियसली इसका कंट्रीब्यूशन भी जो है बढ़ गया है, 82.57 हो गया है। ऑन द अदर हैंड माइनिंग जो है उसका कम हो गया है और प्लांटेशन का काफी कम हो गया है ना। सैंपल यूनिट्स जो है, सैंपल यूनिट इसके जो है मैन्युफैक्चरिंग के ये काफी बढ़ गए, 2627 हो गया, आप 923 थे पहले। अभी ये माइनिंग है, माइनिंग के भी यूनिट्स, सैंपल यूनिट्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन प्लांटेशन के यूनिट्स कम कर दिए गए है ना। अब ये जो है वेज रेट इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। वेज रेट इंडेक्स जनरली डिफाइंड एज a price payable for working energy spent by a worker either during a specified period of time or for a specified measure of performance। इसका वेज रेट निकाल जाता है ना। वेज रेट है ना, एक बंदे ने कितनी एनर्जी खर्चा की भाई, वो एनर्जी का यूनिट यानी वेज रेट है। अब ये वेज रेट का कंपोनेंट क्या है, तो ऐसे कंपोनेंट है जो रिलायबल इंडिकेटर दे सकते हैं वर्किंग एनर्जी स्पेंड के, और इसके आधार पर वेज रेट के कंपोनेंट इंडिया में है बेसिक वेज और डियरनेस अलाउंस। ये इन्फ्लेशन टैग्ड होते हैं है ना। डियरनेस अलाउंस कैसा होता है, इन्फ्लेशन टैक्स, और एक बेसिक वेज ऐसा होता है। बाकी जो अलाउंसेस है जैसे हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, शिफ्ट अलाउंस है, बोनस है, ये एक्सक्लूड कर दिए गए हैं वेज रेट से। तो ध्यान में रखो वेज रेट में कौन से है, सिर्फ बेसिक वेज है ना और डियरनेस अलाउंस, ये दोनों ही है। वेज रेट इंडेक्स नंबर जो है ये इट मेजर द रिलेटिव चेंजेस इन द वेज रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली वेज रेट इंडेक्स जो है इसका रिवीजन हो गया है, तो मिनिमम वेज भी अभी बढ़ सकता है जो काफी कम है। देन द 16th क्वेश्चन, नेशनल लेजिस्लेचर एंड सुप्रीम बॉडी ऑफ स्वीडन कॉल्ड रिक्सडैग, जोगडू, नॉर्डनो,
सैब्रानी, साबोर। सो आंसर इज ए, है ना, रिक्सडैग। अब बाकी जो है वो भी देख लेते हैं। जोगडू जो है, जोगडू भूटान, बल्गेरिया जो है नॉरोडनो सैब्रानी, और साबोर ये क्रोशिया का लेजिस्लेटिव बॉडी को कहते हैं। क्यों न्यूज में है देख लेते दोस्तों। अभी रिसेंटली मैग्डेलेना एंडरसन ये डबल बार जीत गए, है ना, बहुत खास बात है। अब ये जो है स्वीडन में एंडरसन जो है ये प्राइम मिनिस्टर करके इलेक्ट हो गई, फर्स्ट वुमन है। अब इलेक्शन के बाद जो है उनके ये कोलिशन गवर्नमेंट था, उनमें ग्रीन पार्टी जो कोलिशन पार्टनर था अचानक उन्होंने बजट का वोटिंग के वक्त अपना कन्ना काट लिया, यानी खुद को विड्रॉल कर दिया। उसके वजह से कंजर्वेटिव अपोजिशन जो है उन्होंने रिक्सडैग पर कब्जा जमा लिया। अब बाद में फिर से 30 नवंबर को एंडरसन जो है ये फिर से प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो एज्यूम कर लिए, तो शी नाउ बिकम स्वीडन्स फर्स्ट इलेक्टेड फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। अभी ये फिलहाल में वन पार्टी माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गया। स्वीडिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के साथ रहता है तब तक, यानी मिनिमम 175 लॉ मेकर्स यानी पार्लियामेंट्री मेंबर्स उनके साथ रहते हैं, तो तब तक वो प्राइम मिनिस्टर के गद्दी पर रह सकते हैं। अब रिक्सडैग क्या है, तो रिक्सडैग इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी विच इनैक्ट द लॉज, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपॉइंट अ गवर्नमेंट एंड इज अ पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन, है ना। सिंस 1971 जो है ये यूनिकैमरल हो गया, उसके पहले बायकैमरल था, ये यूनिकैमरल हो गया। टोटल मेंबर्स 349, है ना। इट इलेक्टेड प्रोपोर्शनली एंड सर्विंग फ्रॉम 1994 ऑनवर्ड्स ऑन अ फिक्स फॉर 4 ईयर टर्म्स। कितने साल के लिए होता है? 4 ईयर्स के लिए होता है। 17th question, which of the following is not the name of submarine of India? A. INS Vela, B. INS Khanderi, C. INS Betwa, D. INS Karanch. So answer is C. INS Betwa जो है it's not a submarine. न्यूज में इसलिए है कि INS Vela जो है इट्स अ 4 सबमराइन प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 की 4 सबमराइन है। इट्स कमीशन ऑन द 25th नवंबर इन द वेस्टर्न कमांड बेस्ड इन मुंबई, है ना। इसका नाम जो पुरानी वेला थी सबमराइन उसके नाम पर ही रखा गया है। पुरानी वेला जो थी वो फॉक्सट्रॉट ये क्लास की थी जो 73 में कमीशन की गई और 2010 में डीकमीशन कर दी गई। अब ये P75 जो है प्रोजेक्ट 75 इट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ I.K. गुजराल रेजिम। जब I.K. गुजराल जो प्राइम मिनिस्टर थे तब ये पहली बार बनाया गया और प्लान बनाया गया कि 25 सबमराइन्स जो है वो बनाई जाएगी। ये इंडो फ्रेंच कॉन्ट्रैक्ट है जो 2005 में हो गया था। पहला जो सबमराइन है वो INS कलवारी है और बाकी दो जो है वो INS खंडेरी और INS करंज है। Question 18th question, consider the following facts with regard to the goods and services tax of India. 1. Introduced in July 2017. 2. Levies total 4 different rates. 3. Special rate of 3% levied on gems and jewelry. Which of the above facts is or are correct? So answer is C. 1 and 3 only. 1 and 3 only. It levies total 4 different rates. 4 different rates नहीं, अभी total 8 different rates फिलहाल में रन हो रहे, जिसका रैशनलाइजेशन करने का एक प्रस्ताव जो है वो आया है। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी स्टडी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ GST इन्होंने पेपर सबमिट किया है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को कहा है कि गवर्नमेंट कैन रैशनलाइज द GST रेट्स, है ना। अभी रेट्स कितना है? 5%, 12%, 18%, 28%। इसको 3 लैडर में ला सकते हैं, 88%, 15% एंड 30%। यानी 12 और 18% जो है इसको किस में मर्ज कर सकते हैं? 15% में, और 28% जो है वो 30% में मर्ज कर सकते हैं, और 5% जो है 8% में मर्ज कर सकते हैं। इस ढंग से इन्होंने एक सजेशन दिया है।
स्टडी ये भी पता करती है कि हाई वैल्यू लो वॉल्यूम गुड्स जैसे प्रीशियस स्टोन डायमंड्स वगैरह है, ये अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन को एनकरेज करते हैं, तो इसी वजह से इसके रेट जो है कम रहे तो उतना ही ये अकाउंटेड मनी में आ जाएगा। मल्टीपल रेट जो चेंजेस है उसके वजह से क्या असर गिरा है, तो इफेक्टिव जीएसटी रेट जो है वो कम हो गया है। पहले ओरिजिनल रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15.5 था, वो सीधा नीचे आ गया 11.6%, है ना। करंटली जीएसटी रेजिम जो है 8 डिफरेंट रेट्स चलाती है, जैसे 0% है ना, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, 28% प्लस सेस है, और डायमंड प्रीशियस स्टोन पर स्पेशल रेट है, जेम्स एंड ज्वेलरी पर रेट है। तो ऐसे 8 रेट्स चलाती है, उसका रैशनलाइजेशन 3 रेट में कर दिया जाए, ऐसा सुझाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 19th क्वेश्चन। एज पर द 5th एडिशन ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज और आर करेक्ट with regard to the Kerala state? 1. Ratio of women to men increased. 2. Total fertility rate is increased. 3. Sex ratio of children decreased. है ना, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है, यानी रेशियो ऑफ वुमन टू मेन इंक्रीज, ये तो बराबर है। इन जनरल केरला के बारे में हम यही देखते हैं कि सेक्स रेशियो जो है इसका अच्छा रहता है, हाई रहता है, बराबर, नो इश्यू। टोटल फर्टिलिटी यानी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट इंक्रीज, ये थोड़ा सा शॉक लगता है, लेकिन ये है भाई। दूसरा है सेक्स रेशियो ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज, यानी सेक्स रेशियो ऑफ चिल्ड्रन कम हो गया, ये भी एक शॉकिंग है केरला के बारे में। तो एक केरला जो स्टेट है इसका अभी स्टेटस जो है बदल गया है, तो देखना बहुत जरूरी है। देखो कैसे है, तो 5th एडिशन ऑफ अ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है पब्लिश हो गया है नवंबर 2021 में। इसके तहत इन्होंने बताया है कि रेशियो ऑफ वुमन टू मेन सेक्स रेशियो जो है ये बढ़ गया है, यानी 4th राउंड में था 1049 और अभी जो है 1121 हो गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट देखो 1.6 से 1.8, यानी गलत हो गया ये। और चाइल्ड सेक्स रेशियो 1047 से कम आ गया 951, ये भी एक जो है अलग ट्रेंड हमें बताती है। क्यों? उसका एक जो है सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस की सख्त जरूरत है। देन 20th क्वेश्चन, मैच द पेयर्स वेरिएंट्स ऑफ SARS-CoV-2 एंड पैंगो लिनिएज नॉमेनक्लेचर। एक नॉमेनक्लेचर होता है दोस्तों, 2-3 नॉमेनक्लेचर WHO यूज करती है, और ये न्यूट्रल वेरिएंट जो है ये बायस नहीं होने चाहिए करके एक न्यूट्रल वेरिएंट के नॉमेनक्लेचर WHO ने बनाए। अल्फा, बीटा, गामा, ओमिक्रॉन बनाए, इधर में ये है, देख लेते हैं आंसर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी है ना, B2 अल्फा जो है इसका पैंगोलिनेज है B.1.1.7, है ना। दूसरा बेटा जो है उसका है B.1.351 और गामा जो है उसका है P.1 और ओमिक्रॉन जो है इसका है B.1.1.529। देखो दोस्तों, न्यूज में इसलिए आया है कि हु ने 26 नवंबर 2021 को B.1.1.529 वेरिएंट को जो साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हो गया उसको डिक्लेयर कर दिया SARS-CoV-2 वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और ये भी बताया है कि इट मे स्प्रेड क्विकली देन अदर एनी फॉर्म्स, यानी ये सभी दुनिया को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। देखो हु जो है नॉमेनक्लेचर जो है वो 3 प्रकार के नॉमेनक्लेचर यूज करता है, पैंगो, GSAD और नेक्स्ट्रेन, ये 3 प्रकार के नॉमेनक्लेचर यूज करता है, हर एक का अपना एक, ये देखो ये इस ढंग से। और हु खुद जो है ये एकदम से न्यूट्रल नॉमेनक्लेचर रख लेता है, नाम रखना है भाई तो न्यूट्रल। इसके पहले वुहान वायरस ऐसा वगैरह हो गया था, है ना, चाइना पर थोपा गया था, ऐसा ना हो, है ना, बायस ना हो, इसी वजह से ये न्यूट्रल नॉमेनक्लेचर हु ने आइडेंटिफाइड कर लिया है। The 21st question, नीति आयोग recently published its multi-dimensional poverty index MPI. As per this index, which of the following state have a poverty ratio
नॉट मोर देन 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। ध्यान में रखो दोस्तों, ऐसा वगैरह जो है नॉट, है ना, ऐसे वक्त बहुत ही ज्यादा बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, नॉट भूल जाते हैं, तो इसी वजह से मैं जानबूझ के इसको राउंड कर रहा हूं। ओके, नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, है ना। तो देख लेते हैं, है ना, वेदर सिक्किम है, आसाम है, मिजोरम है या अरुणाचल प्रदेश है। सो आंसर इज ए, सिक्किम जो है, सिक्किम ऐसा राज्य है जिसका पॉवर्टी रेशियो 5% से भी कम है। बाकी आसाम, मिजोरम, अरुणाचल का इससे ज्यादा है। तो एक ब्रीफली देख लेते हैं हम एनालिसिस। नीति आयोग जो है इन्होंने पब्लिश कर दिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इट यूजेस द ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड रोबस्ट मेथोडोलॉजी, जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने जो यूज किया, यानी ये ग्लोबल लेवल पर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डिक्लेयर करते हैं वही आधार नीति आयोग ने लिया है। और इसकी वजह से इट कैप्चर द मल्टीपल एंड साइमल्टेनियस डिप्रावेशन, मल्टीपल भी है लेकिन साइमल्टेनियस डिप्रावेशन हाउस होल्ड के लेवल तक का पता चलता है। अब देखो टॉप 5 मल्टी डायमेंशनल पुअर स्टेट्स, गरीब कौन है? बिहार नंबर 1, नंबर 1 तो अक्सर बिहार रहता है भाई। दूसरा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय। ये देखो ये एक खास बात है, मेघालय ये पॉवर्टी हाई पॉवर्टी है ना। तो ये एरिया एक्चुअली ये जो एरियाज है ये बीमारू स्टेट ही थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉवर्टी है, बीमारू है ना। अब बॉटम 5 सबसे कम कहाँ पे है? तो केरला ऑब्वियसली ना, वो ट्रेडिशनली है पहले से, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, गोवा है और सिक्किम है। अब खास बात देखो, ये सभी इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन भी कम है यहाँ पे। इन जनरल अभी केरला की थोड़ी बढ़ गई लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट ये भी कम है। यहाँ पे एजुकेशन भी बढ़िया है ना। तो आप ध्यान में रखो कि सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कंडीशन सोसाइटी की जैसी है, उस हिसाब से उसकी पॉवर्टी पर भी असर गिरता है ना। अब लेस देन 10% पुअर पॉपुलेटेड, लेस देन 10% है तो तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड मिजोरम, हमें यह दिखता है ना। तो थोड़ा सा ये डाटा ध्यान में रख लेना। 22nd क्वेश्चन, consider the following statements with regard to the Solomon Islands. First, located in southwestern Pacific Ocean. Second, belongs to Polynesia group of islands. 3, group of coral islands. Which of the above statement is or are correct? Answer is A, only one. यानी ये लोकेशन साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। यहाँ पे दोस्तों जब भी कुछ न्यूज में कोई प्लेस आता है तो उसका जियोग्राफिकल लोकेशन मैप वगैरह जरूर करके रखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में नहीं आता है ना, ये मेलानेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आता है और ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स नहीं है। इट्स अ होल्केनिक आर्क जो है, होल्केनिक आर्क है और एटॉल है ना, इसका ग्रुप है ये। सोलोमन आइलैंड क्यों न्यूज में देख लेते। ऑस्ट्रेलियन जो पुलिस है इन्होंने जो है ये सोलोमन आइलैंड का वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया तो उसको कंट्रोल में ला लिया, जो होनियारा कैपिटल में हो गया था। अब 2019 में क्या हो गया था कि गवर्नमेंट जो है सोलोमन आइलैंड का गवर्नमेंट, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमने ताइवान से लिंक तोड़ दी है, डिप्लोमेटिक टाइज, और हम चाइना के साथ फॉर्मल लिंक बनाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अब मैलाटा जो है आइलैंड, ये प्रोविंस इसका सोलोमन आइलैंड का, ये ताइवान और यूएस से इसको एड आती है। तो ऑब्वियसली मैलाटा जो है ये मोस्ट पॉपुलर इसमें भी है, गरीब भी लोग यहाँ पे बहुत सारे। तो ये जो है ये सीधा सीधा दे एक्यूज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बोइंग टू प्रेशर फ्रॉम द बीजिंग, और इसी वजह से ये रॉइड्स हो गए हैं। और देखो ये सोलोमन आइलैंड कहाँ पे आता है, तो ये सोलोमन आइलैंड जो है मेलानेशिया ग्रुप में आता है। यहाँ पे 3 ग्रुप है, एक माइक्रोनेशिया ग्रुप है ना, एक पॉलिनेशिया ग्रुप है और एक मेलानेशिया ग्रुप है। 23rd क्वेश्चन, as per the objectives of the National Leprosy Eradication Program, any state declare as a leprosy free when A, prevalence rate less than 1 per 10,000 population at a state level, B,
No new cases identified in the last 1 year. C. More than 90% of the districts of a state not identified cases in the last 1 year. D. 100% cure of all leprosy patient without any permanent deformities in the last calendar year. So answer is A. कब डिक्लेयर होता है? जब प्रिवेलेंस रेट ये लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन रहता है तभी डिक्लेयर हो जाता है. एंड इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम. अभी न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि संबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां पे सडनली अभी वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको एक असाइनमेंट दे दिया है लेप्रेसी पेशेंट का असिस्टेंट करने का, इसलिए उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया. क्यों? तो स्टेट ने जब लेप्रेसी फ्री डिक्लेयर हो गया था 2006-7 में, तब से उन्होंने अपना सब इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल कर दिया. लेकिन पिछले कुछ साल से सडनली जो है यहाँ पे केसेस और थ्रेशोल्ड के ऊपर आना शुरू हो गई, इसलिए कुछ जो लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन वो एक्टिव हो गया है. अब देखो लेप्रेसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते. लेप्रेसी आल्सो कॉल्ड एज अ हंसेन डिसीज and it's an infectious disease caused by the bacterial, it's a bacterial infected bacillus mycobacterium leprae. है ना. इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है काफी लंबा रहता है, 5 साल से 20 साल तक रह सकता है, देखो एज लॉन्ग एज 20 years. है ना. सिम्टम्स ये 1 साल के अंदर दिखते हैं और उसके बाद भी दिखते, लेट आता है, और यही इसका मेन प्रॉब्लम है ना. ये अफेक्ट कहाँ पे करता है? स्किन पर करता है, पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आईज, इस पर असर करता है और परमानेंट डिफॉर्मिटीज भी ला लेता है. ये कैसे ट्रांसमिट होता है? इट्स ट्रांसमिट बाय द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग द क्लोज एंड फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद द अनट्रीटेड केसेस. अब हु जो है, हु ने मल्टी ड्रग थेरेपी जो है इसके लिए 1981 में डिक्लेयर कर दी थी. इंडिया ने ये 1982 में अडॉप्ट कर ली थी. इसमें 3 मेडिसिन होते हैं मल्टी ड्रग्स थेरेपी में. एक डेप्सोन होता है, दूसरा रिमेम्फिसिन होता है और चौथा क्लोफेजिमाइन होता है. अब दिस ट्रीटमेंट जो है ये कम से कम 6 महीना चलती है, 6 months फॉर द पॉसिबैसिलरी एंड 12 months फॉर द मल्टीबैसिलरी केसेस. ऐसे 2 प्रकार के, इसमें 2 प्रकार की ट्रीटमेंट चलती है. अब जो है एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में, है ना. ये लॉन्च हो गया 1983 में. It's just improvised version of a national leprosy control program of 1954. विजन है लेप्रेसी फ्री इंडिया. इसके ऑब्जेक्टिव्स है reduce the prevalence rate less than 1 per 10,000 population at a sub-national and district level, reduce the grade 2 disability percent less than 1 among the new cases at the national level, to reduce the grade 2 disability cases less than 1 case per million population at the national level. दूसरा है जीरो डिसेबिलिटीज अमंग द न्यू चाइल्ड केसेस, और बाद में जीरो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इसके इरेडिकेशन में अगेंस्ट द पर्सन अफेक्टेड बाय लेप्रेसी. इंडिया जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया लेप्रेसी फ्री इन दिसंबर 2005 में. Then 24th question, the promoter of a bank giving loan to himself or his related parties and groups companies at a favorable terms and conditions, such a process is called as circular funding, insider lending, connected lending or hedge funding. Answer is C, connected lending. दोस्तों अभी न्यूज में इसलिए है कि आरबीआई जो है उसका इंटरनल वर्किंग ग्रुप इस पर चुप्पी साधे बैठा है. क्यों चुप्पी साधे बैठा है? कि उनको डर है कि भाई ये जो कारपोरेट हाउसेस है इनको यदि बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया तो ये अपने धंधे खोल देंगे, कनेक्टेड लेंडिंग और सेल्फ डीलिंग कर लेंगे. भाई पहले भी तो बिफोर द नेशनलाइजेशन ऐसी बैंक थी, है ना, रईसों की बैंक थी, बिग बिजनेसमैन की बैंक थी और पूरा लूट लेते थे. तो ये डर है ना. बिग बिजनेस जो है अभी देखो जब उनकी खुद की बैंक भी नहीं है तो भी उनके वजह से बहुत ज्यादा एनपीए है. बैंकिंग में एनपीए का मेजर रीजन ये बिग बिजनेस ग्रुप का ही है ना. अब इसके पहले जो है आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन और डिप्टी गवर्नर विराल आचार्य इन्होंने 2020 में अपोज किया था इसकी एंट्री का, और 2011 में भी आरबीआई के जो गवर्नर है डी सुब्बा राव
इन्होंने भी कहा था कि भाई सेल्फ डीलिंग का एक मेजर इशू रह सकता है। द लास्ट क्वेश्चन, which of the following is not a party of Iran nuclear deal 2015? A. European Union, B. Saudi Arabia, C. Germany, D. permanent members of United Nations Security Council. आंसर इज बी, सऊदी अरेबिया नहीं है। सऊदी अरेबिया तो उसका कट्टर दुश्मन है भाई। देखो न्यूज में इसलिए है, इंटरनेशनल टॉक नाउ रिज्यूम्ड है ना, रिस्टार्ट हो गया ऑन 29 नवंबर 2021 आफ्टर 5 months ऑफ तेहरान्स हाइटस। अब तेहरान जो है ये 6 राउंड हो जाने के बाद नए इलेक्शंस हो गए और नए इलेक्शन में अल्ट्रा कंजर्वेटिव न्यू प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी जो है वो चुने गए और उन्होंने ये सब रोक दिया है। यूएसए अभी ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी जो मेंबर्स है जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वो चाहते कि कुछ अच्छा हो जाए, रिस्टोरेशन हो जाए, है ना, ये न्यूक्लियर डील का। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है ये ट्रम्प के सपोर्ट में था, मैक्सिमम प्रेशर टू कैंपेन अगेंस्ट द ईरान, क्योंकि ये उनके अगेंस्ट में ईरान के। हम यदि देखते हैं कि क्या है ये न्यूक्लियर डील, तो इट्स अ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, है ना। ये वियना में ऑस्ट्रेलिया में रन हो रहा है। इट्स अ P5+1 एंड यूरोपियन यूनियन डील, है ना, ईरान के साथ। तो P5 में यानी परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस और रशिया है। +1 मींस जर्मनी होता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, लेकिन अभी रिसेंटली ये पता चला कि ईरान में अभी 20% एनरिच यूरेनियम बना दिया। कहाँ पे? फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में। जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जो है बड़ा सिक्योर्ड है बम्बार्डमेंट से, क्योंकि माउंटेनस एरिया में है। ये देखो फोर्डो प्लांट, है ना, ये वाला है। अब ये डर है भाई कि कोई गारंटी नहीं है ईरान की, और इसी वजह से ये थोड़े से अप्रेंशंस बने हुए हैं। सो दोस्तों, आई होप सो कि ये 25 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, है ना, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। आप एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा आप मेहनत लीजिए, बेहतरीन मेहनत लीजिए और रिजल्ट पा लीजिए। थैंक यू।